मैं संतोष शर्मा भारतीय विज्ञान युक्तिवादी समिति के संयुक्त सचिव के नाते कई बाबाओं का पोल खोल चुका हूँ। कई ज्योतिषियों का, कई तांत्रिकों का, कई अलौकिक क्षमता के अधिकारियों का जो दावा करते थे कि उनके पास चमत्कारी शक्ति है, अलौकिक शक्ति है, ऐसे बाबाओं का, तांत्रिकों का, ज्योतिषियों का मैं संतोष शर्मा पोल खोल चुका हूँ। अब बारी है बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। रैशनलिस्ट या तर्कवादियों की चुनौती है कि बाबा के पास ना कोई चमत्कारी शक्ति है, ना कोई अलौकिक शक्ति है, क्योंकि इस विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी किसी तरह की कोई चमत्कारी घटना या शक्ति नहीं है। जो कुछ है वह सब विज्ञान है, साइंस है। और बाबा भी विज्ञान और साइंस का सहारा लेकर, मैजिक का सहारा लेकर, जादूगरी का सहारा लेकर मन की बात बताने का ढोंग रचते हैं। और ये ढोंग कैसे रचते हैं उसका एक खबर हम आपको मीडिया के में जो प्रचारित हुई है वह हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए, डॉक्टर श्याम मानव ने बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जो चुनौती दी है और वह चुनौती भरी खबर मीडिया में दिखाई गई है, वह खबर हम आपको फिर से दिखाते हैं और उसके बाद चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र के नागपुर के रेशिमबाग ग्राउंड पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का राम कथा का आयोजन था। उसी दरमियान 2 दिन दिव्य दरबार और प्रेत दरबार भी लगने वाला था। कल 11 तारीख को ही राम कथा का समारोप कर धीरेन्द्र महाराज यहाँ से चले गए। उसका क्या कारण था कि यहाँ से उनको जल्दी ही 2 दिन पहले जाना पड़ा? इसी सिलसिले में हमसे बात करने के लिए जादू टोना विरोधी कायदा समिति के सह अध्यक्ष प्राध्यापक श्याम मानव जी है। मानव जी, न्यूज़ नागपुर में आपका स्वागत है। मानव जी, क्या कहेंगे कि आज जो धीरेन्द्र महाराज यहाँ पर 8 तारीख से 13 तारीख के लिए आए थे, बीच में ही 11 तारीख को उन्होंने अपना कार्यक्रम छोड़ चले गए, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? नहीं, सीधी सी तो बात है कि उन्होंने पहले से डिक्लेयर किया था कि 13 तारीख तक का कार्यक्रम होगा। उनकी वैसी पत्रिका भी सबको भेजी गई है, पोस्टर्स भी उस ढंग से हैं, पेपर में भी उसी ढंग से न्यूज़ आई थी। और 13 तारीख का कार्यक्रम होने के पहले ही 2 दिन वो चले गए। इसका मतलब साफ है कि वो नागपुर से भाग गए। क्यों उनको नागपुर से भागना पड़ा? उसके पीछे के 2 कारण हैं। एक कारण है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जो 40 सालों से इस खास कर महाराष्ट्र में और आसपास के प्रांतों में काम कर रही है। ये समिति ने आज तक कई बाबाओं का भंडाफोड़ किया है। यहां बड़े बड़े बाबाओं को नागपुर से भगाया। इसीलिए नागपुर को पोलखोल शहर, ये अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बाबा ने जो राम कथा कही है उसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, क्योंकि राम कथा उनको कहने का अधिकार है, लोगों ने भी सुनना चाहिए। ये लोगों के धार्मिक स्वातंत्र्य का हिस्सा है, स्वतंत्रता का हिस्सा है। लेकिन उसके साथ में उन्होंने जो दिव्य दरबार लगाया था उसमें वो काफी चमत्कारों का दावा करते हैं। जैसे कि उनका दावा है कि वो अपने भक्तों का नाम अपने आप पहचानते हैं, उनके पिताजी का नाम पहचानते हैं, उनकी उम्र बता सकते हैं। इतना ही नहीं, उनका मोबाइल नंबर बता सकते हैं। इतना ही नहीं तो अपने भक्तों के घर में जाकर कौन से रूम में, कौन से अलमारी में कौन सी चीज रखी है वो भी पहचानते हैं। ये सब दावे उन्होंने इसके पहले जो दिव्य दरबार लगे, जिसके वीडियोस यूट्यूब पर उपलब्ध है, उनमें किए ही थे। और वो 8 और 7 तारीख को यहाँ दिव्य दरबार करने वाले हैं, हमको पता चल गया था। हम राह देख रहे थे कि इनका दिव्य दरबार हो, ताकि नागपुर में इसी बाबा का, ये धीरेन्द्र कृष्ण महाराज का दिव्य दरबार हो रहा है। दिव्य दरबार में उन्होंने इस ढंग से दावे किए हैं तो कानून भी लागू होता है और हमको कहने का अधिकार भी प्राप्त होता है कि भाई आप ऐसे दावे करते हो तो सिद्ध कर बताए। इसलिए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उनको आह्वान दिया था कि हम आपके सामने 10 व्यक्ति रखेंगे। इन 10 व्यक्तियों के नाम आप में जो अंतर्ज्ञान है, जो आप कहते हो कि आप भक्तों का नाम से लेकर हर चीज आप अपने आप पहचान सकते हो,
और भक्तों के घर में जाकर देख सकते हो। इसको क्लेरोवायंस कहते हैं, हम अपनी भाषा में इसको अंतर्ज्ञान या फिर दिव्य दृष्टि कहते हैं। तो ये सिद्ध करने के लिए आप आगे आइए। हम 10 व्यक्ति आपके सामने रखेंगे। ये 10 व्यक्तियों के नाम, उनके पिताजी का नाम, उनका उम्र, उनकी उम्र और उसके साथ में उनके मोबाइल नंबर आपको बताने हैं। इतना ही नहीं तो पास के ही रूम में जहां ये कंडक्ट होगा, ये पूरी चुनौती, उसके पास के ही रूम में हम 10 चीजें रखेंगे। वहां पर रिकॉर्डिंग भी होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगा, ताकि उसमें कोई हम गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं ये आपको पता चले। और आपको अपनी दिव्य दृष्टि से, क्लेरोवायंस से आपको पहचानना है ये 10 चीजें क्या है। ये दोनों चीजें 2 बार आपको करनी है। ये चुनौती 2 बार रिपीट करनी है, क्योंकि पहली बार आपकी भी गलती हो सकती है, हमारी भी गलती हो सकती है। अगर उसमें सच्चाई है, सत्य है, तो 2 बार रिपीट करना संभव है, इसलिए 2 बार रिपीट होगी। और दोनों बार अगर आप 90% करेक्ट अगर रिजल्ट देते हो, 100% का हमारा आग्रह है। हालांकि ये दिव्य शक्ति है, इंसान से गलतियां होती है, दिव्य शक्ति से तो कोई गलतियां होने की गुंजाइश नहीं। इसके बावजूद 10% आपको छूट है। 90% अगर 2 बार आप रिपीट करते हो, रिजल्ट देते हो, तो आपको अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति अखिल भारतीय का 30 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा। हाँ। लेकिन उसके लिए 3 लाख रुपए आपको डिपॉजिट करना है। अदरवाइज आप विदाउट डिपॉजिट, पैसों के लिए नहीं, ऐसा भी आह्वान स्वीकार सकते हो। ये आह्वान देने के बाद में उनके सामने चारा क्या था, क्योंकि लोगों को लगता है कि उनमें दिव्य शक्ति है, लेकिन उनको मालूम है कि मैं ठगी करता हूं। दिखता है साफ। जैसा यहां पर जो वीडियो हुआ 7 और 8 तारीख को, उनका जो आपने जैसा उल्लेख किया, दिव्य दरबार भरा, साथ में प्रेत दरबार भरा, उसमें वो एक व्यक्ति को पूछते तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, शंकर लाल, और फिर उसको कंपेल करते हैं कि अब माइक पर कहो मैंने पहचाना तुम्हारे पिताजी का नाम शंकर लाल। अब इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। वीडियो में उन्हीं के ओर से प्रसारित हुआ ये वीडियो, और उसको कहते हैं अगर तुमने नहीं कहा माइक पर तो देखो तुम्हारे सब कान मैं बाहर कर दूंगा, धमकी भी देते। तो इस ढंग की कई बातें उन्होंने कही है, तो उसके आह्वान देने के कारण उनको भागना पड़ा। दूसरी बात, जादू टोना विरोधी कानून जो महाराष्ट्र का है, उसका जादू टोना विरोधी कानून प्रचार प्रसार अंमलबजावनी समिति है, उसका मैं सह अध्यक्ष हूँ। ये नाम भी मिला है। सर कैसा है कि आपकी ये सारी बातें तो सोशल मीडिया पे भी गई है, प्रिंट मीडिया ने भी कवर किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी कवर किया है। ये आह्वान उन तक गया क्या, उन तक गया क्या ये आह्वान? डेफिनेटली गया है भाई। मीडिया में इतने बड़े पैमाने पर ये बात छपकर आ रही है, इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनके साथ में ये सब बातें की, आपने भी खुद जाकर उनको कहा है, कई मीडिया के लोगों ने कहा है, तो ये बात तो उन तक पहुंची है। और वो खुद यहाँ के नहीं है, लेकिन आयोजक तो नागपुर के है ना, उनको तो सभी चीजें मालूम है ना। वो आयोजक मुझे भी पहचानते हैं, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को भी पहचानते हैं, सरकार को भी पहचानते हैं। कल इनमें से आयोजकों में से मैंने एक को फोन किया था, तो उन्होंने बोला था कि बाबा को काम था तो निकल गए, बाबा को कैंसर हॉस्पिटल के लिए कुछ मीटिंग में जाना तो निकल गए। वो इसका मतलब वो भागे नहीं है यहाँ से, लेकिन हम आयोजक है यहाँ पे, किसी को कुछ तकलीफ है तो हमसे आके मिले। तो ठीक है ना, आह्वान स्वीकारने के लिए बाबा को लेके आओ ना। प्रॉब्लम क्या है? ठीक है ना, 2 दिन उनको काम था, भाग गए। अब ये भागने के बाद में तो कोई कहता नहीं मैं भाग के जा रहा हूं। अगर आपको ऐसा लगता है, आपका दावा है कि वो भागे नहीं, काम से गए, तो उनको बुला के लाइए, आह्वान स्वीकारने के लिए लगाइए। दावे तो आप जाहिर तरीके से करते हो, पब्लिक के सामने करते हो, दिव्य दरबार में करते हो, यूट्यूब पर आपके दावे हैं, तो दावे सिद्ध कीजिए ना। और केवल ये बात भारत के लिए ही नहीं, पूरे दुनिया के लिए बहुत महत्व की बात है। आज तक पूरे दुनिया में किसी में इस ढंग की दिव्य शक्ति है, क्लेरोवायंस की क्षमता, यानी कहीं भी जाकर देख के आने की क्षमता है, ये सिद्ध नहीं हुआ। अगर ये बाबा सिद्ध करते हैं, धीरेन्द्र स्वामी जी सिद्ध करते हैं, तो पूरे दुनिया के लिए कितना बड़ा उदाहरण होगा कि हमारे भारत में एक दिव्य दृष्टि वाला आदमी है, 26 साल का लड़का होने के बावजूद इतनी बड़ी दिव्य दृष्टि उनको प्राप्त हुई है। पूरी दुनिया आपके चरणों पर माथा टेकेगी। तो ये सिद्ध करने की जिम्मेदारी है कि नहीं उनकी? ये पहली बात होगी। दूसरी बात, ये कमेटी की ओर से जिसका मैं नाम ले रहा था, जादू टोना विरोधी कानून, उनके तहत उन पर गुनाह दायर करने की रिक्वेस्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ के जो प्रमुख दक्षता अधिकारी होते हैं, एसीपी क्राइम, उन तक दी है। पहले 8 तारीख को दी। जो बाहर के जो वीडियोस हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब पर उपलब्ध है, उसके आधार पर, इनका जो दिव्य दरबार हुआ उसके आधार पर दोबारा कंप्लेंट 10 तारीख को दी। तो पुलिस को ये मैंडेटरी है, ये गुनाह दाखिल करना ही होता। अब उनके सामने 2 तरीके थे,
एक तो गुनाह दाखिल कर कर वहीं यहीं पर उनको अरेस्ट किया जाए। अरेस्ट करने के बाद में तुरंत जमानत मिल जाती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जमानत केवल पुलिस दे नहीं सकती है, कोर्ट से मिलती है। यानी उसके लिए कोर्ट को उनको लंबे समय तक अंदर रखने के वगैरह कोई गुंजाइश नहीं होती, लेकिन उनको अरेस्ट यहाँ हो सकते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अरेस्ट करना यानी बहुत बड़ी बदनामी हो जाती है आयोजकों से लेकर सब लोगों की, इसलिए उनको भगाया गया है ताकि पुलिस को थोड़ी सहूलियत मिले। आयोजकों में से हमने देखा है कि वहाँ भाजपा के ही ज़्यादा लोग थे, और आपको भी पता है कि अभी पुलिस लोगों पे भी प्रश्न चिन्ह निर्माण हो गया होगा कि किस तरह से अभी मैं वो आयोजक पे या वो बाबा पे हम लोग कंबर कसे या तकरार दाखिल करें। तो ये उनके मन में भी संभ्रम है। तो इस संभ्रम के लिए तो कोई गुंजाइश नहीं है। एसीपी क्राइम के जिनको दक्षता अधिकारी कर अधिकार है वो कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं, और वो बहुत मेहनत ले रहे हैं। यानी जहां तक मेरी जानकारी है 10 तारीख को हमने उनको ये सब दोबारा, यानी जो दरबार में नागपुर में हुआ है, ज्यूरिडिक्शन का थोड़ा सा उनके दिमाग में गड़बड़ी थी। अच्छा, क्योंकि पुलिस का एक माइंड सेट होता है। हालांकि इस कानून में ज्यूरिडिक्शन की कोई आवश्यकता नहीं, प्रचार प्रसार करना ये इटसेल्फ गुनाह रखा गया। इसके तहत पुराने वीडियोस के आधार पर भी, यानी जो वीडियोस उन्होंने बाहर बोले हैं वो यहाँ उपलब्ध है, इसलिए उसके आधार पर भी कंप्लेंट दायर हो सकती है। लेकिन उनके दिमाग में जो ज्यूरिडिक्शन का सवाल था, तो 10 तारीख को सब प्रूफ हमने उनके सामने रखे कि इन्हीं के यहाँ के नागपुर के दिव्य दरबार की ये सब चीजें हैं। तो वो उस दिन 10 तारीख को रात को 3 बजे तक स्टडी कर रहे थे। अच्छा, सब पुलिस का पूरा ग्रुप बैठकर, उनके अधिकारी बैठ, दूसरे दिन सुबह 10 से, यानी कल सुबह 10 से लेकर वो काम कर रहे थे। मैंने पहले दिन यानी उनको 10 तारीख को ही रात को फोन कर कहा था कि बाबा 11 तारीख को भाग रहे हैं और इसलिए 5 बजे के पहले आपको उनको अरेस्ट करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इतना ही नहीं, तो जब वो भाग रहे थे उसके आधा एक घंटा पहले मैंने इतला दी दोनों को, यानी एसीपी क्राइम को भी कहा और उनके साथ में मैंने सीपी को भी कहा, क्योंकि सीपी जी को यानी हमारे यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर है उनसे पहले मिल चुका था, उनके सामने सब जानकारी रखी, ये कानून कैसे लागू होता है इसकी बारीकियां उनके सामने रखी, उन्होंने भी कानून को अच्छे ढंग से समझ लिया। और उसके बाद में मैंने उनको मैसेज भी भेजा। एसीपी क्राइम को तो डायरेक्टली मैंने फोन कर कहा कि बाबा भाग रहे हैं, उसके पहले आपने एक्शन लेनी चाहिए, और सीपी साहब को मैंने मैसेजेस भेजे हैं, व्हाट्सएप भी भेजा है कि वो भाग रहे हैं, उसके पहले एक्शन होनी चाहिए। इसके बावजूद वो पहले एक्शन नहीं ले पाए। उसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है कि उनको ये सूचना मिली हो कि बाबा को भागने के लिए अवसर दिया जाए। अब गुनाह तो दाखिल करना ही है, पुलिस के लिए तो वो मैंडेटरी है। पुलिस को ये चॉइस नहीं कि ये कानून के तहत वो गुनाह दाखिल नहीं करेंगे, उनको करना ही पड़ेगा। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन करना ही पड़ेगा। नहीं तो इस कानून में इतनी बड़ी एक दुविधा पुलिस के लिए है, खास कर सीपी क्राइम को तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जो दक्षता अधिकारी है एसीपी क्राइम, उनको भी इस कानून के तहत सजा हो सकती है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली इस काम के लिए मदद कर रहे हैं। यानी ये जो कानून में जो बातें कही गई उसका उल्लंघन हो रहा है, उन बातों को मदद कर रहे हैं, ये आरोप उन पर हो सकता है और उनको इक्वली सजा हो सकती है। इसलिए उनके लिए तो मैंडेटरी है, उनको कानून के तहत गुनाह दाखिल करना ही है, जादू टोना विरोधी कानून के तहत, और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट डायरेक्टली लागू ही होता है। एक इसमें ये भी हो सकता है कि हमने देखा है कि गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी वहाँ जाकर आए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वहाँ पर जाकर आए, तो अभी थोड़ा पुलिस थोड़ा सा हिचकिचा रहे होंगे ये सब करने में। बिल्कुल भाई, सही बात है आपकी। क्योंकि देश के, अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री वहां जाते हैं, देश के केंद्रीय मंत्री वहां जाते हैं, तो पुलिस पर तो दबाव होना लाजमी है। तो इसलिए पुलिस इस ढंग से सोच रही होगी, शायद उनको हो सकता है, मुझे पता नहीं है इसके बारे में, गो स्लो ये सूचना भी मिली होगी ताकि बाबा को भागने का अवसर मिले। बाबा भाग गए, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपको याद होगा आसाराम बापू को राजस्थान सरकार की पुलिस ने इंदौर में, मध्य प्रदेश में, जहां बीजेपी का राज था, वहां जाकर उसको अरेस्ट किया और अभी तक आसाराम बापू अंदर है। तो इसलिए अगर पुलिस एक बार ठान लेती है और कानून के तहत चलती है, तो अभी भी इस बाबा को कहीं भी जाकर उनको अरेस्ट किया जा सकता है, यानी असंभव नहीं है। लेकिन ये निर्णय पुलिस को लेना पड़ेगा, यानी पुलिस के चीफ गृह मंत्री जी को लेना पड़ेगा, जो देवेंद्र जी फडणवीस है। अगर वो इस ढंग का निर्णय नहीं लेंगे तो उनके लिए ही बड़ी दिक्कत खड़ी होने वाली है। अच्छा,
इसका मतलब ऐसा होगा कि ये कानून बना, इस कानून को उनका पूरा समर्थन रहा, तब वो भाजपा के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस कानून को एंडोर्स किया है, मैंने खुद उनके साथ में इस बारे में चर्चा की है, कानून की सभी बारीकियां उन्होंने समझ ली है और उसके बाद में इस कानून का समर्थन किया है और सभी के समर्थन से, सभी पार्टियों के समर्थन से ये कानून सम्मत हुआ है। उन्हीं के राज में 5 साल उनका राज था पिछला, उन्हीं में पुलिस ट्रेनिंग, मैंने पूरे महाराष्ट्र के पुलिस का ट्रेनिंग लिया है इस कानून का। ये कानून पूरे पुलिस अधिकारियों को समझाया है, ये उन्हीं के राज में हुआ, उनके संबंधित गृह मंत्री है वो, मुख्यमंत्री केवल नहीं थे, गृह मंत्री भी थे, तो उन्हीं के राज में हुआ है। तो इसका मतलब सब चीजें वो उनको पता है, जानते हैं। इसका मतलब ये होगा कि वो कानून तो बना है लेकिन वो कानून को अमल में नहीं ला रहे हैं। ये प्रतिमा अगर लोगों के सामने जाएंगी कि खुद गृह मंत्री इसमें हस्तक्षेप करते हैं, और हस्तक्षेप कैसा करते हैं कि जहां लोग ठगे जाते हैं उनको ठगे जाने देते हैं, लोगों को आशोषण होता है उनका शोषण होने देते हैं, ये प्रतिमा मुझे लगता है कोई भी पॉलिटिकल लीडर अपनी बने ऐसा नहीं चाहेंगे। अभी इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक्शन होगी, थोड़ा सा फेस सेविंग जो प्रकार है उस कारण उन्होंने इनको भगा दिया। यानी देवेंद्र जी ने भगा दिया ऐसा मेरा कहना नहीं है, किसी ने तो भी उनको भगा दिया ताकि यहाँ अरेस्ट हो और अपना चित्र पूरा खराब हो, ऐसा ना दिखे, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, भाग जाने के बाद में भी समझा वो उन पे गुनाह दाखिल होगा और वो अरेस्ट हो सकते हैं, उनको जान लाकर लेकर लाना, गुनाह तो दाखिल करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। औरंगाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है, पुलिस को उसमें बहुत लताड़ा है, अगर उन्होंने गुनाह दाखिल नहीं किया, वो भी केस मेरे हाथ से गई है। सामाजिक न्याय मंत्री की तरफ कंप्लेंट आई थी, हनुमान यंत्र था एक, उसके आधार पर उसकी जाहिरात चलती थी, उसके आधार पर लोगों को बहुत फायदे मिलते हैं, आपको नौकरी मिलेगी, शादी हो जाएगी वगैरह से दावे थे। सामाजिक न्याय मंत्री ने मेरे पास वो भेजा सह अध्यक्ष इस नाते से, मैंने पुलिस को सलाह दी, वकील को सलाह दी कि ये कानून के तहत बैठता है, दोनों कानून में बैठता है, जादू टोना में भी बैठता है और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में भी बैठता है, आपको एक्शन लेनी चाहिए। उन्होंने नहीं ली, फिर वो केस चली हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट में चलने के बाद में पुलिस को बहुत लताड़ा है, तो ये निर्णय तो आ गया है, तो इसमें पुलिस को लताड़ा जाएगा। और मुझे लगता है कोई भी अधिकारी हाईकोर्ट जैसी संस्था के द्वारा अपने आप को लताड़ लेना ठीक नहीं समझता। इन पे टाइम लग रहा है गुनाह दाखिल होने को, तो आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? नहीं, मेरा हमेशा प्रयत्न होता है समन्वय का, मैं उस सरकारी कमेटी का सह अध्यक्ष, तो मेरा पहला प्रयास तो यही रहेगा कि पुलिस को जो समय लगता है, मैंने पहले ही कहा कि उन्होंने बहुत मेहनत ली है, मेहनत ले रहे हैं, तो गुनाह दाखिल करें। वो चाहे तो कहीं से भी ला सकते हैं, मैंने आसाराम बाबू का उदाहरण आपके सामने रखा ही है। तो पुलिस अपना काम कड़ाई से करे, उनको जो अवसर चाहिए वो लीजिए, उन पर जो भी कुछ पॉलिटिकल थोड़े से कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो भी संभालिए, लेकिन एक्शन लीजिए। उनको एक्शन तो लेना पड़ने वाला है, वो टाल नहीं सकते। अगर समझो ऐसा हुआ कि पुलिस ने इसके बारे में गुनाह दायर नहीं किया, तो इसका मतलब ये जादू टोना विरोधी कानून को कोई मतलब ही नहीं है। इतनी मेहनत से हमने वो किया है, सभी पार्टियों ने उसका समर्थन किया है, ये कानून बनने के लिए 2005 से लेकर 2013 का समय लगा है। इतना सब होने के बावजूद अगर इस कानून का हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया है कि ये कानून को कोई मतलब नहीं। फिर उल्टा इस गवर्नमेंट ने ऐसा करना चाहिए, कानून को खारिज कर देना चाहिए या फिर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज की गवर्नमेंट जिनकी है, भाजपा की है, शिंदे सरकार की है, इनके लिए बड़ी दिक्कत की बात होने वाली है अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो। इसका मतलब ऐसा है कि हिंदू लोग ही इसमें ठगे जाते हैं, बड़े पैमाने पर तो हिंदू भक्ति है ना, तो हिंदू लोगों को जो लोग ठगते हैं उनको ये छूट दे रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश नहीं कर रहे, तो ये कौन सा हिंदुत्व होगा, ये सवाल खड़ा होगा। और ये सवाल तो मेरे जैसे कार्यकर्ता तो गांव-गांव में खड़ा करेंगे, और मेरे पास तो 40 वक्ताओं की फौज है, बड़े अच्छे बोलने वाले सब हम लोग हैं, हम पूरे महाराष्ट्र में जन जागरण इसके प्रति करेंगे। यहाँ नहीं केवल यहाँ तक की बात, हाईकोर्ट का ऑलरेडी निर्णय आ चुका है, हाईकोर्ट में केस जाएगी, हाईकोर्ट में केस दाखिल होगी, पुलिस के खिलाफ भी होगी और सबके खिलाफ होगी। अच्छा, फिर उनके लिए बड़ी दिक्कत की बात होगी। ये सबकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, ये मुझे विश्वास है। लेकिन अगर कुछ नहीं किया तो हमारे सामने दूसरा पर्याय क्या है? हमारे सामने जो पर्याय होगा वो हमको अमल में लाना पड़ेगा।
महाराष्ट्र के जादूटोना विरोधी कायदा अंतर्गत जो कार्रवाई धीरेन्द्र महाराज पर होनी चाहिए वो कार्रवाई होंगी। भले वह 2 दिन पहले यहाँ से चले गए होंगे, उसके बावजूद उन पर कार्रवाई होंगी। कैमरा पर्सन अजित जोगी सह मी सुदर्शन बागड़े, न्यूज़ नागपुर। ये खबर आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। एक रेसलिस्ट होने के नाते, एक तर्कवादी होने के नाते, एक युक्तिवादी होने के नाते मैं भी बाबा यानी बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पोल खोल करने में सक्षम हूँ, क्योंकि मैं संतोष शर्मा भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति, अंग्रेजी में साइंस एंड रेसलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। यह युक्तिवादी समिति यानी रेसलिस्ट एसोसिएशन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। मैं संतोष शर्मा भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति की ओर से बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को 50 लाख रुपए की चुनौती देता हूं। अगर बाबा ने निष्पक्ष रूप से निष्पक्ष स्थल पर अगर अपने अलौकिक शक्ति, दैवी शक्ति या चमत्कारी शक्ति का प्रमाण दे दिया तो उन्हें भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति की ओर से 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। और यह चुनौती, यह चैलेंज का मुकाबला कोलकाता प्रेस क्लब में होगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी महानगर कोलकाता में स्थित कोलकाता प्रेस क्लब में यह चुनौती का मुकाबला होगा। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति की ओर से 50 लाख रुपए की चुनौती देना चाहूँगा। और इसके साथ ही यह भी कहूँगा कि क्या बाबा चुनौती का सामना करेंगे।